ये चीज़ बहुत हैरत अंगेज़ है कि आसमान पे नज़र आने वाले तमाम सितारे, हमारी पूरी कहकशां और दीगर जितनी भी कहकशाएं मौजूद हैं, इवन कि हमारी अर्थ और इस पे मौजूद लाइफ भी कभी एक छोटे से पॉइंट पर महदूद थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ रखा हो। लेकिन इस छोटे से पॉइंट से इतनी बड़ी यूनिवर्स आखिर कैसे बन गई और हमारी इस यूनिवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर पहले हमारी ये यूनिवर्स एक एटम से भी कहीं छोटी थी, लेकिन ये तमाम मैटर और एनर्जी जो आज इस यूनिवर्स में मौजूद है उस वक्त भी एनर्जी की शक्ल में मौजूद थे। और अचानक से वो नुक्ता जहाँ ये सब था एक्सप्लोड कर गया और किसी बैलून की तरह फैलने लगा। एनर्जी के इसी एक्सप्लोजन को आज हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के बाद जो शुरू का 1 सेकंड था उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। अभी हम इन्हीं सबको ब्रेक डाउन करेंगे। बिग बैंग के बाद जो शुरू का 10⁻⁻43 सेकंड का टाइम था वो बहुत क्रूशियल टाइम है। इसको हम प्लैंक टाइम कहते हैं, फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक के नाम पर, जिन्होंने प्लैंक लेंथ इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्लैंक लेंथ मिनिमम पॉसिबल लेंथ है और इस लेंथ को ट्रैवल करने में रोशनी को जितनी देर लगे वही प्लैंक टाइम है। इस प्लैंक टाइम के दौरान हमारे यूनिवर्स में एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन एक अजम्पशन है कि उस वक्त हमारी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही फोर्स थी। लेकिन फिर जब तकरीबन 10⁻⁻36 सेकेंड का वक्त गुजर चुका तो यही फोर्स टूटकर 2 फोर्सेस में तकसीम हो गई। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नंबर 2 ग्रैंड यूनिफिकेशन। और फिर तकरीबन जब 10⁻32 सेकेंड का वक्त गुजरा तो ये सेकेंड फोर्स ग्रैंड यूनिफिकेशन भी 2 में डिवाइड हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोवीक। और इस दौरान हमारे इस यूनिवर्स का साइज़ बढ़कर तकरीबन 10 सेंटीमीटर यानी एक ग्रेप फ्रूट के साइज़ जितना हो चुका था। जब हमारी कायनात को बने 10⁻⁻6 सेकेंड यानी 1 माइक्रो सेकेंड गुजर चुका था तो इलेक्ट्रोवीक फोर्स भी टूटकर 2 फोर्सेस में तकसीम हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर। इसके साथ ही क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स भी बनने लगे। और जब बिग बैंग हुए 1 सेकेंड गुजर चुका था तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी वजूद में आने लगे थे। फिर इन्हीं पार्टिकल्स ने आपस में मिलकर एटम्स बनाए। शुरू में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बने। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी मैटर में तब्दील हो रही थी, इसका साइज बड़ा होता जा रहा था और टेम्परेचर घट रहा था। जब बिग बैंग को हुए तकरीबन 2,40,000 साल गुजर गए तो उस वक्त हमारी ये यूनिवर्स ज़्यादातर प्लाज्मा स्टेट पर ही मुश्तमिल थी। प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे कि आग। इसमें मैटर अपनी आयोनिक स्टेट में मौजूद होता है, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं। इस बिग बैंग के बाद जो 3 लाख साल से लेकर 150 मिलियन साल तक का वक्त है उसे डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में डार्क मैटर डोमिनेट था और यूनिवर्स में अब होने वाली एक्टिविटी भी बहुत थोड़ी थी। इस टाइम के गुजरने के बाद ही स्टार्स बने और गैलेक्सीज बनी। इस वक्त हमारी इस यूनिवर्स में तकरीबन 200 मिलियन यानी 2 खरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन्हीं में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ये इतनी बड़ी है कि रोशनी अगर इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र करे तो इसमें उसे तकरीबन 1 लाख साल लगेगा, जबकि लाइट 1 घंटे में 1 अरब किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय कर लेती है। ये यूनिवर्स एक नुक्ते से शुरू होकर आज बहुत फैल चुकी है और इसके फैलने की रफ्तार मज़ीद तेज़ भी होती जा रही है। लेकिन हम ये कैसे जानते हैं? बिग बैंग के टाइम पर जाके तो हमने नहीं देखा, बल्कि इंसान तो इस ज़मीन को छोड़कर भी अगर गया है तो सिर्फ चांद तक ही गया है, जहाँ से रोशनी ज़मीन तक सिर्फ 1 सेकंड में आ जाती है। तो फिर कहाँ गैलेक्सीज की बातें और एज ऑफ द यूनिवर्स की बातें? इसका क्रेडिट जाता है एडविन हबल को, जिन्होंने 1929 में 25 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और ये फाइंड आउट किया कि इनमें से ज़्यादातर तो रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट का मतलब कि हमसे दूर जा रही हैं। इस एक्सपेंशन को समझने के लिए एडविन हबल ने हबल लॉ भी दिया था और इसी हबल लॉ में मौजूद हबल कांस्टेंट का अगर हम रेसिप्रोकल लें यानी 1 पे डिवाइड करें तो हमें एज ऑफ द यूनिवर्स भी पता चलती है।
और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की ये तस्वीर, ये हमारी इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में जो ऑरेंज और ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो यूनिवर्स के टेम्परेचर डिफरेंसेस को जाहिर करते हैं। जहाँ ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े ज़्यादा हैं और जहाँ ब्लू कलर के डॉट्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर्स निस्बतन थोड़े हैं। ज़्यादातर गैलेक्सीज वहीं पर बनी जहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स थे, यानी टेम्परेचर थोड़े डाउन थे। लेकिन अगर ये कायनात छोटे से नुक्ते से शुरू हुई और आज फैलते फैलते बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसका अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा? इस कायनात के इख्तिताम के बारे में एक थ्योरी तो बिग फ्रीज है, यानी जैसे ये कायनात फैल रही है ये बिल्कुल इसी तरह से फैलती रहेगी। तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। रोशनी और हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकेगी और एक हीट डेथ ही इस यूनिवर्स का मुकद्दर होगी। लेकिन जहाँ पर एक थ्योरी बिग रिप भी है, जिसका ये मानना है कि बात बिग फ्रीज पे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक एक एटम तक खुद से अलग हो जाएगा और उनके बीच में लामहदूद फासला होगा। हर गुजरता लम्हा इस फासले को मज़ीद बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन जहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच भी है, जिसका मानना है कि हमारी कायनात का इख्तिताम ना तो कोई बिग फ्रीज है और ना ही कोई बिग रिप है। अगर ज़्यादातर गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट है तो कुछ गैलेक्सीज में ब्लू शिफ्ट भी डिटेक्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि कुछ गैलेक्सीज बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ एक दूसरे की जानिब बढ़ रही हैं। अल्टीमेटली अट्रैक्शन की ये ताकतें रिपल्शन की ताकतों पर हावी हो जाएंगी और फिर कायनात का मुस्तकबिल बिग बैंग के एक रिवर्सल जैसा होगा, यानी जिस तरह ये एक्सपैंड की थी उसी तरह से ये सिकुड़ना शुरू करेगी और सिकुड़ते सिकुड़ते फिर से उसी पॉइंट पे पहुंचेगी जहां से सब चला था। इसी को कहते हैं बिग क्रंच। इस बिग क्रंच के बाद शायद फिर से बिग बैंग हो जाए और ये भी मुमकिन है कि हमारी ये यूनिवर्स इस कायनात की ना तो पहली यूनिवर्स हो और ना ही कोई आखिरी यूनिवर्स हो। ये सिलसिला लामुतनाही वक्त से चल रहा हो और लामुतनाही वक्त तक चलता रहे।